फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी रायन के साथ जो अभी अभी एक लैटिन अमेरिकन कंट्री के एयरपोर्ट पर पहुंचा है। वो एक टैक्सी ढूंढने की कोशिश करता है ताकि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, लेकिन टैक्सी ड्राइवर्स मना कर देते हैं क्योंकि रायन बहुत कम फेयर ऑफर करता है। फिर रायन चलना शुरू करता है और रास्ते में एक ड्राइवर को देखता है जो उससे लेने आया होता है। रास्ते में ड्राइवर उससे एक लेटर देता है किसी जैक नाम के आदमी की तरफ से। लेटर में जैक लिखता है कि वो रायन से नहीं मिल सकता क्योंकि उसके पास कुछ काम पेंडिंग है। वो अपने घर का एक्सेस कोड भी देता है ताकि रायन अंदर जाके आराम कर सके। जब रायन जैक के घर पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है देखकर कि जैक का घर कितना बड़ा और खूबसूरत है, वो भी एक जंगल के बीच में। अंदर जाके रायन घर का टूर करता है और एक रेड वाइन की बोतल मिलती है। वो कुकिंग शुरू करता है जब तक जैक आता नहीं। थोड़ी देर बाद रायन एक कार की आवाज सुनता है। वो बाहर जाता है उसका स्वागत करने और दोनों टोरेंट गेल मिलते हैं। पता चलता है कि जैक उसका पुराना दोस्त है जिसे वो 12 साल से नहीं मिला था। दोनों अपनी लाइफ के बारे में गहरी बातें शेयर करते हैं। आखिर में पता चलता है कि दोनों शेफ हैं और उन्होंने हाई स्कूल में साथ में एक कुलिनरी कोर्स किया था। रायन बताता है कि उसने सिर्फ एक रोड साइड डाइनर में मिनिमम वेज पे काम किया है, जबकि जैक एक एजेंसी के लिए काम करता है जो केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिस घर में वो लोग हैं वो एक्चुअली इस एजेंसी ने रेंट पे लिया है एक डिनर इवेंट के लिए जो अगले दिन होने वाला है। जैक इस इवेंट का हेड शेफ है। इंग्रेडिएंट्स और मेन्यू प्रिपेयर करने के अलावा जैक रायन को बताता है कि उसकी सैलरी मिनिमम वेज से कई गुना ज्यादा है क्योंकि वो दुनिया के अमीर क्लाइंट्स के लिए काम करता है। अगले दिन जैक रायन को एक छोटे से टाउन ले जाता है अपनी नए खरीदी हुई विंटेज कार में। वो एक छोटी रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां उनकी मुलाकात एलिस नाम की एक यंग वुमन से होती है। एलिस पहले एक कंपनी में काम करती थी लेकिन अब उसने रिजाइन कर दिया है और अपने बचाए हुए पैसे से पूरी दुनिया घूमना चाहती है। जैक और रायन उससे बताते हैं कि वो दोनों शेफ है और कुलिनरी स्कूल के टाइम से दोस्त है। एलिस पूछती है कि इन दोनों में से बेहतर कुक कौन है। जैक उससे इनवाइट करता है अपने घर पे जहां वो दोनों एक कुकिंग कंपटीशन रखेंगे उससे इम्प्रेस करने के लिए। एलिस को रायन का खाना ज्यादा पसंद आता है, जो ये प्रूव करता है कि रायन जैक से बेहतर कुक है, चाहे जैक की इनकम मिनिमम वेज से 100 गुना ज्यादा क्यों ना हो। खाने और स्विमिंग के बाद वो लोग जैक की वॉच के बारे में बात करते हैं जिसका अपना एक अलग स्टोरी है। वो वॉच पहले रायन की थी लेकिन उसने यूज लगभग 15 साल पहले एक बेट में जैक के हाथों हार दिया था। कन्वर्सेशन के बाद एलिस और जैक डिसाइड करते हैं कि वो 700 इंच। जैक रायन अकेला रह जाता है और रिफ्लेक्ट करता है असमील के बारे में जो उसने बनाया था। अगले दिन रायन को एक मैसेज मिलता है एक आदमी रैबिट के नाम से जो उसके ऊपर बेन ह्यू कर्ज के लिए उसका पीछा कर रहा है। ये रिवील होता है कि जैक से मिलने के अलावा रायन इस देश में इसलिए भी आया था ताकि वो डेट कलेक्टर्स और लोन शार्क्स से बच सके जो रोज यूज डराते और धमकाते दा। थोड़ी देर बाद जैक एलिस को उसके होटल ड्रॉप करके वापस आता है। वो फिर से बाहर जाना चाहता है क्योंकि उसके पास और काम है। जैसे हाई जैक चला जाता है रायन छुपके से जैक का लैपटॉप ओपन करता है जो अभी भी ऑन होता है और देखता है कि जैक के बैंक अकाउंट में $17 मिलियन है। ये पैसा उसने अनरिच क्लाइंट्स के लिए काम करके कमाया था। इस रात जैक वापस आता है और अपनी लाइफ के बारे में रायन से वेंट आउट करता है और कहता है कि पैसा होने के बावजूद भी उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल है। रायन इस मोमेंट में उससे अपने प्रॉब्लम्स और कर्ज के बारे में बताना चाहता था और एक लोन मांगना चाहता था, लेकिन जैक के चेहरे पर उदासी देखकर वो अपना मन बादल लेता है और डिसाइड करता है कि किसी और सही वक्त पर बात करेगा। अगले सुबह रायन शॉक्ड रह जाता है जब वो देखता है कि जैक ने अपनी जान ले ली है, लेकिन वो पुलिस को कॉल नहीं करता। उसके दिमाग में अपने कर्ज घूम रहे होते हैं और वो डिसाइड करता है कि जैक के बैंक अकाउंट का पैसा यूज करके अपना डेट चुका देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास अकाउंट का पिन नहीं था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, बैंक में पर्सनली जाके पैसा निकलना। उसके लिए वो जैक के नाम का फेक आईडी ऑर्डर करता है जिसमें उसका अपना चेहरा होता है। वो फेक आईडी कुछ दिनों में डिलीवर होने वाली होती है। उसी दिन रायन को फिर से एक मैसेज आता है लोन शार्क से और इस बार वो उसकी माँ की फोटो भेजता है और धमकी देता है कि अगर पैसा नहीं मिला तो उसकी माँ को नुकसान पहुंचाएगा। प्रेशर में आकर रायन उससे प्रॉमिस करता है कि वो $50,000 देगा एक हफ्ते के अंदर। अब रायन और ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है पैसा निकलने के लिए। इस रात रायन जैक की बॉडी को एक पास के लेक में डिस्पोज कर देता है। अगले दिन जैब रायन फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाता है। लोन शार्क दोबारा कॉन्टैक्ट करता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसी रात पैसा नहीं दिया तो वो उसकी माँ को मार देगा। रायन घबरा जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उनका अग्रीमेंट रिस्पेक्ट करे, लेकिन शार्क उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वो आज रात घर आएगा। जब रायन घर वापस आता है एक कार ऑलरेडी यार्ड में पार्क्ड होती है। वहां उसकी मुलाकात होती है दो लोगों से, इमेजिन और मॉरिस। पता चलता है कि वो लोग जैक को फिजिकली नहीं जानते दा और गलती से रायन को हाई जैक समझ लेते हैं। जब वो लोग रायन से प्रेपरेशंस और मेन्यू के बारे में पूछते हैं तो रायन कामली जवाब देता है और इस बात का फायदा उठता है कि वो भी एक शेफ है। वो सोचता है कि अगर वो इनका ट्रस्ट जीत गया
तो एडवांस पेमेंट लेके अपना कर्ज चुका सकता है। आखिरकार रायन थोड़ा रिलीफ महसूस करता है, क्योंकि उसका कर्ज सेटल हो जाता है और उसकी माँ भी सेफ रहती है। लेकिन अब उससे जैक बैंक के रहना पड़ता है और शेफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके कंधों पर आ जाती है। रायन को पहले तो मेन्यू से ज्यादा कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जैसे हाई गेस्ट्स ने ह्यूमन फ्लेश मांगी और कहा कि वो चाहते हैं कि रायन एक इंसान चूज करे जिसे कुक किया जाए, तो रायन बिल्कुल शॉक हो जाता है और हिला जाता है। उससे पता चलता है कि ये जो एजेंसी है वो असल में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्ट्रा वेल्थी क्लाइंट्स के लिए ह्यूमन मीट डिशेस प्रिपेयर करती है। और अगर इवेंट फेल हो गया या उसके बनाए हुए डिशेस अच्छे नहीं लगे तो गेस्ट्स डिसअपॉइंट हो जाएंगे और उसी रात रायन को मार दिया जाएगा। इमोजन, जो एजेंसी के लिए काम करती है, रायन के बिहेवियर से कुछ सस्पिशियस हो जाती है और उसकी भागने की कोशिश को रोक देती है। वो रायन को इन्फॉर्म करती है कि अगले दिन के गेस्ट्स बहुत ज्यादा वेल्थी है और वो एक डिनर के लिए $5 लाख तक पे करते हैं। वो ये भी बताती है कि उनकी एजेंसी का नेटवर्क इतना बड़ा है कि अगर रायन भागने की कोशिश भी करे तो वो यूज दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे। इस बात का भी पता चलता है कि जैक ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि वो इस काम में फंस गया था और उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले सुबह मॉरिस रायन को उठाता है और उससे लेकर जाता है उस चर्च में जहां वो कल गए था। वहां उनकी नजर पड़ती है एक छोटी सी लड़की पर जो अपनी दादी के साथ होती है। वो दोनों उन्हें फॉलो करते हैं एक पुल तक, लेकिन जब दादी एक गली में घुस जाती है तो मॉरिस और रायन उससे ट्रैक करना छोड़ देते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है एक यंग टायर रिपेयरमैन से। रिपेयरमैन उनसे पूछता है, यहाँ क्या कर रहे हो? मॉरिस इस यंग हेल्थी आदमी को देख के डिसाइड करता है कि ये हाई उनका नया टारगेट होगा। वो प्रिटेंड करता है कि उसकी कार खराब हो गई है और उस रिपेयरमैन को पैसे देके कहता है कि जरा नीचे देख ले, क्या प्रॉब्लम है। जैसे हाई रिपेयरमैन नीचे झुकता है, मॉरिस इस पार गन से शूट करने हाई वाला होता है। तभी वही छोटी लड़की और उसकी दादी वापस आ जाती है। इस बार उनके साथ एक लोकल पुलिस ऑफिसर भी होता है। पुलिस ऑफिसर आके पूछता है कि मॉरिस और रायन इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे। मॉरिस, जो काफी एक्सपीरियंस्ड होता है और एजेंसी के लिए काफी टाइम से काम कर रहा होता है, उसके पास एक परफेक्ट एलिबाई होती है। वो प्रिटेंड करता है कि वो एक बेड कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है और उस एरिया में एक होटल बनाने का साइट इंस्पेक्ट कर रहा था। वो एक फेक बिजनेस कार्ड भी दिखता है जो काफी कन्विंसिंग होता है। वापस घर आके इमोजन उनसे पूछती है कि वो सिर्फ एक बॉडी हाई क्यों लाए है। मॉरिस एक्सप्लेन करता है कि उससे पुलिस ऑफिसर को बिजनेस कार्ड देना पड़ा, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं ले सका। ये सुनकर इमोजन सिचुएशन समझ जाती है और फिर वो टायर रिपेयरमैन की बॉडी को बेसमेंट में ले जाने का ऑर्डर देती है, जहां रायन से कहा जाता है कि इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करें। रायन रिलक्टेंटली मान जाता है, अपने ऊपर शक ना हो इसलिए। इमोजन ये भी कहती है कि अस गेस्ट ने एक स्पेशल बॉडी पार्ट मांगा है, टंग, इसलिए उससे रिपेयरमैन की जीभ काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद रायन बॉडी पार्ट्स कट कर लेता है। मॉरिस बेसमेंट में आता है और रायन के साथ मिलकर इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करता है। रायन शॉक में होता है। उसके दिमाग में बार बार ये बात चल रही होती है कि अगर उसने जैक के सुसाइड के बाद पुलिस को कॉल किया होता तो ये सब कभी नहीं होता। वो एस्केप करने का फिर से सोचता है और जैक की कार लेके कुछ मीटर्स दूर तक चला जाता है, लेकिन रास्ता में उससे एक गार्डनर से टक्कर लग जाती है। जब मॉरिस आता है, रायन कहता है कि ब्रेक्स फेल हो गए था, लेकिन मॉरिस आसानी से बेवकूफ नहीं बनता। रायन को कॉन्फेस करना पड़ता है कि वो एस्केप करना चाहता था। सरप्राइजिंगली मॉरिस गुस्सा नहीं होता और ना हाई इमोजन को कुछ बताता है। इंस्टेड वो रायन को वार्न करता है कि कभी एस्केप करने की सोचना भी मैट, क्योंकि कोई भी एजेंसी से कभी सक्सेसफुल एस्केप नहीं कर पाया। उनका ग्लोबल नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो किसी को भी ढूंढ सकते हैं, इंक्लूडिंग रायन। ये सब सुनकर रायन समझ जाता है कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वो डिसाइड करता है कि वो ये काम कंटिन्यू करेगा। वो किचन वापस आता है, अपने यूटेंसिल्स प्रिपेयर करता है और इमोजन को डिनर के लिए मेन्यू बताता है। रात होने लगती है और गेस्ट्स अराइव करना शुरू करते हैं। मॉरिस उन्हें लेकर आता है। जब सब प्रेपरेशंस हो रहे होते हैं, तभी इमोजन को इन्फॉर्म किया जाता है कि 2 पुलिस ऑफिसर्स गेट पार आए हैं। सस्पिशन अवॉइड करने के लिए वो उन्हें अंदर आने देती है। पुलिस ऑफिसर्स का नाम होता है डिटेक्टिव रुइस और ऑफिसर गैलो। ये वही ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने मॉरिस और रायन को उस दिन देखा था जब टायर रिपेयरमैन गायब हुआ था। मॉरिस इस वक्त घर में नहीं होता। डिटेक्टिव अपने पॉकेट से एक फोटो निकालता है और बताता है कि वो जिस आदमी को ढूंढ रहा है वो उसका भांजा नेफ्यू है। फोटो देखकर पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टायर रिपेयरमैन हाई होता है, जिसे उस दिन मार दिया गया था। पुलिस की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक
मॉरीज और रायन इस वक्त वही लोकेशन पर जब वो यंग मैन डिसअपियर हुआ। डिटेक्टिव पूछता है कि रायन कहाँ है और उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है। रायन को किचन में ले जाया जाता है, जहां डिटेक्टिव उससे पूछता है क्या उसने टायर रिपेयरमैन को देखा था। रायन प्रिटेंड करता है कि उससे याद नहीं। इमोजन बीच में आकर बोलती है कि रायन एक आर्किटेक्ट है जो उसके रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है। डिटेक्टिव एफआईआर पूछता है कि अस प्रोपोज्ड होटल का डिटेल डिजाइन और मटेरियल लिस्ट दिखाई जाए। रायन के आंसर्स वेग और अनरिलायबल होते हैं, जो डिटेक्टिव को और ज्यादा सस्पिशियस बना देते हैं। डिटेक्टिव डिसाइड करता है कि वो मॉरीज से मिलने तक रुकेगा। इमोजन रायन की नर्वसनेस देखकर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करती है और ऑफिसर्स को मीट सूप सर्व करती है। ऑफिसर्स को पता नहीं होता कि वो सूप एक्चुअली उसी टायर रिपेयरमैन के मीट से बना होता है जिसको वो ढूंढ रहे होते हैं। किचन में बैठे डिटेक्टिव को सूप का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और वो पूछता है ये मीट क्या है, बहुत हाई डिलिशियस लग रहा है। रायन जवाब देता है ये पोर्क और लैम्ब का मिक्स है। डिटेक्टिव एफआईआर कहता है कि उससे फोन करना है और वो रूम के एक कोने में चला जाता है जहां वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड और सवाल पूछता है। रायन ऑब्वियस नर्वसनेस के साथ अपना एक्ट बेयरली मेंटेन कर पाता है। तभी एक और रूम से आवाज आती है जो बताता है कि नए गेस्ट्स अराइव हो गए हैं। इस डिस्ट्रैक्शन के चलते सबका फोकस शिफ्ट हो जाता है। इवेंट अटेंड करने से पहले इमोजन रायन को स्कोल्ड करती है कि उसने इंस्ट्रक्शंस और स्क्रिप्ट करेक्टली फॉलो नहीं की। थोड़ी देर बाद इमोजन डिटेक्टिव से मिलती है जो अब मॉरीज से इंटरोगेशन कर रहा होता है। मॉरीज अपने एक्सपीरियंस से डिटेक्टिव को भी फूल कर देता है अपनी एलिबाई के थ्रू। इवेंट के एंड में डिटेक्टिव गेस्ट्स को गुड बाय कहने जाता है। एक जापानीज गेस्ट उससे डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ऑफिसर गैलो डिसाइड करता है कि वो अर्ली लीव करेगा क्योंकि उसका कोई और कमिटमेंट होता है। उसके थोड़ी देर बाद मॉरीज इमोजन को इन्फॉर्म करता है कि एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आए हैं जो जैक से मिलना चाहते हैं। गेस्ट कोई और नहीं एलिस होती है, वो लड़की जिसके साथ जैक काफी टाइम पहले आउटिंग पर गया था। इमोजन अलाउ करती है कि वो थोड़ी देर बैठ जाए और उम्मीद करती है कि वो जल्दी चली जाएगी। रायन एलिस को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो ऐसे टाइम पार वापस आएगी। जब एलिस किचन में आके रायन को कुक करते देखती है तो वो पूछती है जैक कहाँ है, वो किचन में क्यों नहीं है। फिर वो नोटिस करती है रायन के हाथ में वो वॉच जो कभी जैक के पास होती थी और टैब उससे कुछ शक होने लगता है। वो क्विकली डिसाइड करती है कि उससे वहां से निकलना चाहिए। तभी एक गेस्ट आता है और जैक से पर्सनली मिलना चाहता है ताकि उसके इनक्रेडिबली डिलिशियस डिशेस के लिए थैंक्स के सिक वो एक स्पेशल डेजर्ट भी मांगता है विद टंग। रायन किचन में वापस जाता है और जैब वो डिश प्रिपेयर करने लगता है तो यूज पता चलता है कि रिपेयरमैन की टंग पे हर पीस है। अब उनके पास न्यू टंग चाहिए होती है डिश के लिए। तभी एलिस वापस आती है और कहती है कि उसकी कार ब्रेक डाउन हो गई है और यूज एक टैक्सी चाहिए। रायन टंग सेशमी सर्व कर देता है गेस्ट्स को और हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टंग किसकी थी। डिस्क्रीटली रायन डिटेक्टिव को एक मैसेज भेजता है कि वो उससे बाथरूम में माइल। वहां रायन कॉन्फेस करता है कि जो मीट उन्होंने खाया था वो रिपेयरमैन का था। डिटेक्टिव ये सुनकर हॉरर में आ जाता है। उसका जी घबरा जाता है और वो वॉमिट कर देता है। वो दोनों मिलकर एक प्लान बनते हैं। डिटेक्टिव प्रिटेंड करता है कि वो जा रहा है, लेकिन असल में वो रायन से मिलने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में पहुंचकर डिटेक्टिव को जो दिखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन उसका फोन चार्जिंग पे होता है। अंदर हाउस के अंदर रायन के पास फोन होता है, लेकिन डिटेक्टिव इतने पैनिक में होता है कि यूज अपने कॉलीग के नंबर्स याद नहीं होते। अब सिर्फ एक हाई सोल्यूशन होता है, फोन वापस लाना। जब डिटेक्टिव बेसमेंट में वेट कर रहा होता है, रायन फोन लेने के लिए जाता है। तभी गेस्ट्स अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए निकलने हाईवेल होते हैं और मॉरीज को रायन के मूवमेंट्स पे डाउट होने लगता है। वो बेसमेंट में जाके देखता है और डिटेक्टिव को वहां पाता है। बिना किसी हेजिटेशन के मॉरीज चेनसॉ से डिटेक्टिव को मार डालता है। जब रायन वापस बेसमेंट में आता है तो वो देखता है कि डिटेक्टिव का बॉडी ब्लड के पूल में पड़ा है और उसके पास हाई एलिस का बॉडी भी होता है। रायन, जो अब तक सच सबको बताने की कोशिश कर रहा था, शॉक में होता है। मॉरीज जैसे कुछ हुआ हाई नहीं वैसे एक्ट करता है और रायन से कहता है जाओ साफ करो ये सब। इवेंट के बाद रायन देखता है कि इमोजन ईमेल्स लिख रही होती है और हर विक्टिम के लिए फेक डेथ स्टोरीज क्रिएट कर रही होती है। रायन पूछता है
तुम ये सब कैसे कर सकती हो, स्माइल के साथ। इमोजन रिप्लाई करती है कि वो अबादत डाल चुकी है और उनकी एजेंसी बहुत प्रोफेशनल है इस सब को हैंडल करने में। अगले दिन सुबह रायन अब तक बेड में जग रहा होता है, इंसोम्निया में, डे ड्रीमिंग करते हुए और अपने गिल्ट और किए हुए कामों से परेशान होता है। टैब इमोजन आती है और इन्फॉर्म करती है कि उनके पास बहुत सारे नए ऑर्डर्स हैं और हेड ऑफिस ने रिकमेंड किया है कि रायन हाई अगले बेड इवेंट का हेड शेफ होगा, जो अल्ट्रा रिच और एलीट गेस्ट्स के लिए होगा। इमोजन रायन को रिमेनिंग पेमेंट ट्रांसफर करती है, जो $4 मिलियन प्लस से ज्यादा होती है। FIR वो इन्फॉर्म करती है कि उनका अगला इवेंट अफ्रीका में होगा। तभी मॉरीज उठता है और रायन के नेक में एक डिवाइस इंजेक्ट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये डिवाइस एजेंसी को रायन के हर मूव ट्रैक और कंट्रोल करने में मदद करेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। रिजाइंड और ब्रोकन, रायन अपने बिलोंगिंग्स पैक करता है और निकल पड़ता है लंदन के लिए, जैक का होमटाउन। वही ड्राइवर जो यूज पहली बार एयरपोर्ट से लेने आया था अब दोबारा यूज ड्रॉप करने जा रहा होता है। इस दौरान मॉरी सब एविडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। जैक और एलिस की कार्स को एयरपोर्ट के पास जला देता है ताकि किसी भी तरह का कनेक्शन एरेज हो जाए। एयरपोर्ट पर रायन दूसरे पैसेंजर्स के साथ फ्लाइट का वेट कर रहा होता है। वही उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, जो अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी कहानी सुनाता है। वो आदमी कंप्लेन करता है कि उसका जॉब लो पेइंग है और उससे एक टेरिबल होटल में रखा गया था। वो रायन से जेलस होता है, जिसे वो एक सक्सेसफुल शेफ समझता है, जिसका सैलरी बहुत हाई है और जो लक्जरी में रह रहा है। लेकिन उससे ये पता नहीं होता कि रायन को अस लाइफ का कोई सुकून नहीं, वो लाइफ जिसमें वो ट्रैप्ड है, लक्जरी के साथ साथ गिल्ट, फियर और एक लॉस्ट फ्रीडम के साथ। और इसी पे फिल्म एंड हो जाती है।